नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी-टेट में पूछे गए हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी-टेट एग्ज़ाम और टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया आपका, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है ना। शिक्षार्थी केंद्रित जो कक्षा है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। तीसरा ऑप्शन है जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। और चौथा ऑप्शन जिसमें शिक्षणार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी होगी दोस्तों, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका जिसमें शिक्षणार्थियों के पूर्व ज्ञान है ना और उसके अनुभव को भी शामिल किया जाता है। तो यही शिक्षार्थी केंद्रित होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा शिक्षा में समावेश से क्या आशय है ना। भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है, समावेशन से क्या मतलब है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है इसमें विद्यालयी शिक्षा के घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। और तीसरा ऑप्शन कहता है इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़े विधियों को प्रयोग में लाना शामिल है। और चौथा है इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। तो भाषा शिक्षा में समावेशन का कौन सा जो होगा दोस्तों इन ऑप्शन में से करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें विद्यालय शिक्षा के घटक शामिल है, जैसे कि बुनियादी तरीके की संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है ना। जो भाषा के अध्यापक है उसमें शिक्षा में विमर्श, चिंतन मनन से क्या आशय है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण, दोहराव और आधारित अभ्यास शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका यह इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श और चिंतन मनन से क्या आशय होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसका कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं दोस्तों। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस जो है दोस्तों बढ़ती जाएगी और आप जो है इस तरह के प्रश्न को आसानी से अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आप जो चाहे तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप करते रह सकते हैं ना, तो आपको हेल्प मिलते जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियम का अभ्यास करवाया, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझाव में से कौन सा सुझाव जो है गलत है उसे हमें चिन्हित करना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को अच्छी तरह से संप्रेषित करे और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के अवसर दे। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। तीसरा ऑप्शन है
कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाए और शिक्षणार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहे। और चौथा ऑप्शन है व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाए और शिक्षणार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। यही जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है ना? जो व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठ के व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देश खोजबीन उपागम अनुसरण करते हैं जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री सृजित करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षणार्थियों के लिए नियम का वर्णन भी शामिल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा जो होगा पाठन सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं होगा, है ना? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है कि पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री लानी चाहिए। यही जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है ना? कौन सी भाषा जो है शिक्षा की अवधारणा नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना बोधगम्य निवेश। तीसरा ऑप्शन मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। चौथा है आपका सकारात्मक पुनर्बलन। तो कौन सा होगा दोस्तों? भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा आपका मस्तिष्क की क्षति एवं नियंत्रण जो होगा आपका भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो है क्या कहता है? पहला ऑप्शन है विद्यालयों में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं में सशक्तिकरण की शक्ति की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। तीसरा ऑप्शन है सभी भाषा अधिगम मातृभाषा की होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन में कहता है बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सिखानी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा सही होगा? तो हो जाएगा बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण है ना? यहाँ पे दिया गया है इसके साथ इसके अलावा ये किस चीज के उदाहरण है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है योजक उपकरण। दूसरा है संबद्धता। तीसरा है शब्द संपदा। चौथा ऑप्शन है व्याकरण के क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका संबद्धता, है ना? ऑप्शन नंबर 2 संबद्धता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है ना? एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को किस लिए दिया गया है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है तथ्यात्मक पठन के लिए। दूसरा है निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए। तीसरा ऑप्शन है सूचना दर्शाने के लिए। और चौथा है शब्द संपदा की जांच करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका तथ्यात्मक पठन के लिए इस तरह के प्रश्न का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है ना? अधिगम के लिए आकलन का जो उदाहरण है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा।
दूसरा ऑप्शन है आपका मध्य संत्रांत परीक्षा, यानी कि परीक्षा के मध्य में लिया जाने वाला जो है परीक्षा, पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। तो अधिगम के आकलन के लिए कौन सा होगा दोस्तों इनमें से उदाहरण? तो वो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका पोर्टफोलियो, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका मिश्रित अधिगम कौन सा है? मिश्रित अधिगम जो है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना होगा, सोखना टाइप हो गया दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा ये सीखना लिखा है ना, सीखना। और चौथा है पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मिश्रित अधिगम कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण जो होगा आपका मिश्रित अधिगम का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है ना। भाषा की जागरूकता के बारे में जो सही है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, यह भाषा की व्याकरण को जानना है, और चौथा ऑप्शन है यह निर्धारित अवधारणा है। तो भाषा की जागरूकता से क्या होगा दोस्तों? इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषित निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। पहला ऑप्शन दिया है आपका एक चरण आगे, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका समानांतर, तीसरा है एक चरण पीछे, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका बहुत आगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका एक चरण आगे। एक चरण आगे जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो सीक्वेंस है ऑप्शन का वो थोड़ा इंटरचेंज हो गया है, तो आप उसमें ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ आंसर को देखिए, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो एक चरण आगे जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती है। दूसरा ऑप्शन है सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या फिर घर की भाषा से आरंभ करती है और बाद में अधिक भाषाओं को जोड़ती है या फिर सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी विद्यालयों में अभिभावक की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या होगी? तो वो हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या फिर घर की भाषा से आरंभ करते हैं और बाद में अधिक भाषाओं को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया आपका निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए। यहाँ पे कुछ डिस्कशन दिया है जिसे हमको पढ़ना है। पहला कहता है मैं चाहती हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहाँ खड़े हो जाए और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाए। क्या आप समझ गए? क्या आप समझ गए? सभी विद्यार्थी उस समय चुप हैं। एक विद्यार्थी ने कहा जी हाँ, बहुत धीरे स्वर में कहा, है ना। विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। विद्यार्थी क्या है? उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं। इन निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? सही उदाहरण जो नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों ने निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को और अधिक विस्तार से निर्देश और अध्यापक से मदद की जरूरत है।
तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें जो उदाहरण सही नहीं है उसको बताना है ना, तो वो हो जाएगा आपका विद्यार्थी से बात नहीं करना चाहते। विद्यार्थी जो है बात नहीं करना चाहते, यही जो होगा दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एक विद्यार्थी ने बहुत धीरे स्वर में कहा, तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि विद्यार्थी बात नहीं करना चाहती, जबकि एक विद्यार्थी ने धीरे स्वर में बात किया, तो यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी दोस्तों आपकी हिंदी पेडागोगी के प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और आपके टीचर भर्ती एग्जाम के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों ये पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं हम आपको कराते हैं वो पूरे एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। इसीलिए दोस्तों आप हमारी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो जो है अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।